गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। अपनी प्लांट वीडियो चल रही है जिसमें अपन ने बात की थी फोटोसिंथेसिस, जनरल पेपर इंट्रोडक्शन लिया था, प्लस साथ ही अपन ने जो पेपर अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में अपन ने जनरल डिस्कशन किया था कि अपन प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। फिर उसमें अपन ने स्पेसिफिक टॉपिक लिया था जो कि अपनी यूनिट है फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने आप लोगों को जनरली बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, ठीक है, और कहाँ होता है। इसी वे में अपन ने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट की जो लीफ है वहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब बात ये आती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो लीफ में कहाँ पाया जाता है। क्या आपको पता है लीफ में बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारे और भी पार्ट्स है, तो लीफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसके लिए याद रखिएगा लीफ की जो मेसोफिल सेल होती है, कौन सी सेल, मेसोफिल सेल। उन मेसोफिल सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। समझ में आया कौन सा गेम। लीफ की मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मींस प्लांट अपना फूड बनाते हैं लाइट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वर्ड किस टाइप से आया ये बात करते हैं अपन, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट वर्ड है वो मेनली हुआ है यहाँ पे क्लोरोफिल से। बाकी भी और भी पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर यहाँ देखा जाए तो वो पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, या मैं ये बोलूं क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही लीफ का कलर है वो हमें कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा। कोई भी आप लीफ देखते हो आपको कैसे कलर की दिखती है, ग्रीन कलर की। तो वो ग्रीन कलर दिखने का रीजन है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। बाकी एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं, बट जो मेन पिगमेंट है, ठीक है, पूरी प्रोसेस के लिए, फंक्शनिंग के लिए, वो है क्लोरोफिल। अभी अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी पढ़ा है, ठीक है। सेल बायोलॉजी में आप लोगों ने पूरे सेल ऑर्गन्स की स्टडी की है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। एक बार बात कर लेते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पेपर पढ़ा है सेल बायोलॉजी, जिसमें थे सेल ऑर्गन्स। कुछ सेल ऑर्गन्स के नाम मैं रिपीट करना चाहूंगी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, ER, गोल्जी बॉडी, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो अपन को कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। देन माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। समझ में आया। इसी सीरीज में अपना एक सेल ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गन्स रहते हैं, एक बार मैंने आप लोगों को बस जनरली बताया है, वैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में पूरा पेपर पढ़ के आए हो, ठीक है। तो प्लांट जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स में और कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज में पाया जाता है, ठीक है। अपन स्पेशली बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की।
क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन है, या मैं ये बोलूं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था ये जो सेल ऑर्गन है वो कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन, कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और कुछ होते हैं जिनके चारों ओर कवरिंग के लिए मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसी सीरीज में अपना जो क्लोरोप्लास्ट है वो है डबल मेम्ब्रेनस, मींस क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक बार डायग्रामेटिकली डिस्कस करना चाहूंगी मैं आप लोगों से। क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मींस इसके चारों ओर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। और डायग्राम की मैं बात करूं एक दो मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और जो सेकंड मेम्ब्रेन है उसे अपन बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। सबसे बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन है वो होगी आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन है वो हो गई इंटरनल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे अपन बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हुआ इतना? अब अगर अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होगी, मींस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए ये अलग अलग स्पीसीज पर डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर नंबर हम क्लोरोप्लास्ट के नहीं बता सकते। एक सेल में 20 से 30 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं बेसोफिल सेल में, और कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज ऐसे हैं, यूनिसेलुलर है आपको पता है एक ही सेल है, तो यहाँ पे ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है स्पीसीज पे, ठीक है, टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कि कौन से स्पीसीज में या कौन से प्लांट में या कौन से मेसोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। ये हुई इनके नंबर की बात। अगर अपन बात करें इनके साइज की, तो इनका साइज है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी शेप की। तो जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। इसकी शेप जनरली अपन फिक्स नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, मेजोरिटी के तौर पे अपन जरूर बात कर सकते हैं कि शेप कैसी होगी। अगर शेप के वे में मैं बात करूं तो ये स्पाइरल हो सकता है, जो कि स्पाइरोगायरा नाम की एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेटिकुलेट भी हो सकता है, स्टार शेप्ड भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हायर प्लांट्स की बात की जाए तो उनमें ये होता है
राउंडेड या फिर ओवल शेप। ठीक है, ऑल शेप, जिसे आप यहाँ देख रहे हो एग शेप्ड है, वो किसमें मिलेगा आप लोगों को? हायर किंगडम में या फिर हायर प्लांट्स में। तो अपन ने बात की क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, जनरली बाहर से। अंदर की ओर देख, अगर इसकी जनरल आउट एक्स्ट्रा मॉर्फोलॉजी की बात करूं मैं या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो साइज में 5 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं, जो कि इनका साइज माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में बड़ा होता है। शेप की बात करूं तो स्पाइरल भी हो सकते हैं, जो कि स्पाइरोगाइरा नाम की एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, राउंडेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्टार शेप, रेटिकुलेट कैसे भी ये हो सकता है, वो अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट जनरली 20 से 30 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, एल्गी, ठीक है, तो वहां पे सिंगल भी हो सकता है, बिकॉज एक ही सेल है, तो एक सेल में एक ही अपन को क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है वो इस वजह से दी गई क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। असिस्टिव पिगमेंट भी होते हैं, कैरोटिनोइड है, जेंथोफिल है, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है यहाँ पे? क्लोरोफिल। देन इसे क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ओवरऑल इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में और क्या क्या चीजें होती है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट का एक फीचर जो कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से मैच करता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है। क्या मतलब है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होने का? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होने का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए पाया जाता है मींस इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने की कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है। तो डीएनए की प्रेजेंस की वजह से ये अपना खुद का जो प्रोटीन होता है, इसकी जरूरत होती है, वो प्रोटीन खुद बना सकता है। अब प्रोटीन खुद बना रहा है मींस इसके पास अपना आरएनए भी होगा, प्लस इसके पास अपने राइबोसोम भी होंगे। इसके पास जो राइबोसोम है वो 70S यानी प्रोकैरियोट्स टाइप के होते हैं। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट में पढ़ा है 70S एंड 80S। 80S है वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आएंगे, 70S है वो आएंगे प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में। तो क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम है वो होते हैं 70S टाइप के। खुद का आरएनए रहेगा, खुद का डीएनए रहेगा। इनका जो डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम की तरह होता है, लाइक सिंगल क्रोमोसोम, बट ये सेल्फ डिपेंड ऑर्गन है। अपना खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है कि अपना खुद का डीएनए है, तो डीएनए से आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनेगा और आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो इसको जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे ही अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। ठीक है, ये बात हुई सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होने की। आगे बात करते हैं अपन देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है, जहां पे एंजाइम वगैरह होते हैं, जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोला जाएगा उसे? स्ट्रोमा। इसी मैट्रिक्स के बीच में कॉइन शेप में यानी एक के ऊपर अपन एक सिक्का रखे तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी? उस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोला जाता है ग्रेना।
बहुत सारे जब फॉर्म एक साथ कलेक्टिवली इनको बोला जाएगा ग्रेनर, और इसकी सिंगल यूनिट को बोला जाएगा ग्रेनम, और इसी का दूसरा नाम है थाइलेकॉइड। ठीक है, दो पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट की, स्ट्रोमा और ग्रेना। ग्रेना का दूसरा नाम है सिनोनिम बोलूं तो थाइलेकॉइड। और ग्रेना मैंने बताया कि सिक्को कॉइन्स की तरह ये एक के ऊपर एक अरेंज होते जाते हैं, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसे तो बोला जाएगा ग्रेना या थाइलेकॉइड। और इसकी जो सिंगल यूनिट है, यानी ये पूरा तो क्या कहलाएगा, ग्रेना या थाइलेकॉइड, और इसकी जो सिंगल यूनिट है यानी इतना सा जो पार्ट है वो कहलाएगा ग्रेनम। क्या कहलाएगा, ग्रेनम। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ग्रेना, पूरा ग्रेना, और एक यूनिट क्या हो गई, ग्रेनम। इसके बीच में जो स्पेस है वो कहलाएगा ल्यूमन, एल। ठीक है, जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ल्यूमन। अब देखिए ये ग्रेना, यानी ये वाले ग्रेना और ऐसे और भी ग्रेना रहते हैं, ये एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से, या मैं ये कहूं एक थाइलेकॉइड दूसरे थाइलेकॉइड से एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड कनेक्ट रहते हैं। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है लैमेली। लैमेली क्या बोला जाएगा इसे, लैमेली। अब देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रोमा को क्रॉस करते हुए जा रही है, देन इसे अपन बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। एक थाइलेकॉइड को दूसरे थाइलेकॉइड से एड करने वाली या कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन है, वो कहां से होके गुजरेगी, स्ट्रोमा से होके गुजरेगी, या मैं कहूं मैट्रिक्स से होके गुजरेगी। देन इसे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोला जाएगा उसे, स्ट्रोमा लैमेली। समझ में आया। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, ये चीजें बता दी, स्ट्रोमा है, ग्रेना है, ठीक है, और सिंगल यूनिट ग्रेनम कहलाएगी। इनके अलावा भी क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी चीजें या बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स के अपन बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, बिकॉज ये ऑटोनॉमस ऑर्गन है। प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए तो राइबोसोम चाहिए, बिना राइबोसोम के प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अब ये सारी प्रोसेस हो रही है। सिर्फ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के थ्रू क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी होगा। तो सारी प्रोसेस को करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम भी यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा लिपिड भी पाया जाता है, ऑयल भी पाया जाता है, और स्टार्च भी पाया जाता है। यानी जो ग्रेन्यूल है वो स्टार्च ग्रेन्यूल होता है। स्टार्च क्यों है, फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक टाइप का स्टार्च है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा लिपिड है, ऑयल है, स्टार्च ग्रेन्यूल है। ये हुआ यहाँ का केमिकल कंपोजिशन, या फिर यहाँ पे क्या क्या अंदर पाए जाते हैं, इसकी थोड़ी इंटरनल केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, ओवरऑल अपन ने बात की है ओनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि ये दिखने में कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है।
प्रोसेस है वो 2 रिएक्शंस के थ्रू या 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसे अपन ने अलग अलग नाम दिए थे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। नाम से मीनिंग समझ में आ रहा है, मैंने कल भी बताया था। लाइट रिएक्शन का मतलब है ऐसी प्रोसेस जो कि लाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, वो है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मींस जो कि अंधेरे में कंप्लीट होगी, वो हो जाएगी डार्क रिएक्शन। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो जो लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन है वो क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट होती है। मींस लाइट रिएक्शन अलग जगह पे होगी, डार्क रिएक्शन अलग जगह पे होगी। लाइट रिएक्शन के लिए अलग टाइप की एंजाइमेटिक केमिस्ट्री रिक्वायर होती है, डार्क रिएक्शन के लिए अलग टाइप की एंजाइमेटिक केमिस्ट्री रिक्वायर होती है। तो जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है स्ट्रोमा में। कहाँ कंप्लीट होगी, स्ट्रोमा में। और जो डार्क रिएक्शन है वो होगी ग्रेना या थाइलेकॉइड में। कहाँ कंप्लीट होगी, ग्रेना या थाइलेकॉइड में। समझ में आया इतना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन से पार्ट में कैसे कंप्लीट होगी। इससे आगे की जो स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू।